जय हिंद साथियों। मित्रों, पिछले क्लास में हमने चर्चा की थी कि ग्राम प्रधान और या पंचायती राज का जो चुनाव है, इसकी संभावित तिथि अभी योगी सरकार द्वारा घोषित की गई है। तो आइए इस क्लास में हम चर्चा करते हैं, या इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि मित्रों, अगर आप ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना चाहते हैं और आप क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते हैं अथवा आप जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो क्या क्या योग्यताएं, क्या क्या अर्हताएं हों कि आप पर्चा भर सकें और आप चुनाव लड़ सकें। मित्रों, सरकार ने अभी इसके लिए 11 गाइडलाइन जारी की है और इस वीडियो में हम उन्हीं 11 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और उसके पहले हम थोड़ा सा चर्चा कर लें साथियों। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर जो पंचायती राज व्यवस्था 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया, तो एक भारत में शासन के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया के लिए एक बहुत सराहनीय कदम था, बहुत ही योग्य कदम था। और इसका प्रभाव सामने दिखा भी। ऐसा नहीं है, शासन का प्रशिक्षण, यूँ कह लीजिए कि राजनीति की प्रशिक्षण कार्यशाला होती है। जैसे छोटी छोटी क्लास में आप पढ़ने के बाद बड़ी कक्षाओं में पढ़ते हैं, उसी तरह से राजनीति, यहाँ कोई आज प्रधान का चुनाव लड़ रहा है, कल जिला पंचायत का चुनाव लड़ेगा, उसके बाद वो विधायक का चुनाव लड़ेगा, उसके बाद वो सांसद का चुनाव। कक्षा हो गई है राजनीति की। तो ये राजनीति की पाठशाला में आइए हम चर्चा करते हैं कि किस तरह से आप जो पहली सीढ़ी रख रहे हैं, इसके लिए आपको क्या क्या, ये 11 पॉइंट क्या क्या हैं, इन्हीं पे चर्चा होगी साथियों। इन 11 पॉइंट में जो पहली पॉइंट है, अगर आप पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो जो पहली योग्यता है कि आप भारत के नागरिक हों, यानी उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना आवश्यक है। पहली अर्हता है वह है कि आप भारत के नागरिक हों साथियों। उसके बाद दूसरा, जो ये पहली पॉइंट हो गई कि आप भारत के नागरिक हों। आइए दूसरे स्टेप पे चर्चा करते हैं कि आपका नाम संबंधित ग्राम पंचायत की जो वोटर लिस्ट है उसमें होना आवश्यक है साथियों। अगर आपका नाम उस वोटर आईडी में नहीं है तो आप यथाशीघ्र अपने नाम को शामिल करवाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका विपक्षी आपका नाम ही गायब कर दे और आप खूब मैदान में रियाज करें, लास्ट में आपका नाम ही नहीं मिले। तो आप सबसे पहले आप पता लगाकर अपने उस वोटर लिस्ट में आप अपना नाम ऐड करवाइए। आप पहली बार अगर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं तो आप अगर न्यूनतम योग्यता पूरी करते हैं तो आप अपने नाम को दर्ज करवाइए। उसके बाद जो तीसरी योग्यता है कि जो उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा उसकी न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। इसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और हाई स्कूल की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र या उससे रिलेटेड जो कागजात हैं, सब में एक तिथि होनी चाहिए साथियों। सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर सब में एक तिथि नहीं है तो आपका पर्चा निरस्त हो सकता है। ऐसा निश्चित रूप से आप सावधान हो जाइए। तो आप अपने कागजात को मेंटेन कर लीजिए। ये तीसरी बात। चौथी, आप पागल दिवालिया न हो। देखिए साथियों, दिवालिया का मतलब होता है संपूर्ण धन का अभाव। पागल तो आप जानते ही हैं। तो पागल हो जाएंगे तो देश के लिए खतरा होंगे, दिवालिया होंगे तो भी खतरा है। तो दोनों आप नहीं होने चाहिए। और उसके बाद पांचवा जो मापदंड है, किसी भी मामले में आप सजा याफ्ता न हो। देखिए साथियों, ये कहीं न कहीं से भारतीय राजनीति में दोहरा मापदंड। अगर आप जेल से लड़कर चुनाव जीतते हैं, कहां? सांसद और विधायक में। अगर सांसद का चुनाव और विधायक का चुनाव आप सजा याफ्ता नहीं, सजा काट रहे हैं, वहां से आप सांसद विधायक चुने जाते हैं। लेकिन मित्रों, ये पंचायती राज में नहीं चलेगा। पंचायती राज में अगर आप सजा याफ्ता हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। यद्यपि ये दोहरा मापदंड है, लेकिन मेरे हिसाब से सही है। ये चीजें वहां भी होनी चाहिए, लेकिन संविधान है, संविधान का हम सम्मान करना हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आगे चलते हैं, हम चर्चा करते हैं छठवें। मित्रों, सरकारी जो सहकारी समितियां हैं, आप इसके कर्जदार नहीं होने चाहिए। ये छठवां मापदंड है, छठवां जो शर्त है कि आप सहकारी समितियों के कर्जदार नहीं होने चाहिए। आप फटाक से पता लगाइए और जाके सहकारी
समितियों का कर्ज आप अदा कराइए। अब आगे उम्मीदवार को नो ड्यूज सर्टिफिकेट बनवाने होंगे। ये 7वां मापदंड है। ये कचहरी से और जिला मुख्यालय से बनता है। आप एक वकील पकड़िए और या खुद जाइए, आप इस तरह के एफिडेविट बनवा लीजिए। 8वां, उम्मीदवार को न्यूनतम राशि चुनाव आयोग को देना होगा। ये 1500, 2000, 1800 जो चुनाव आयोग निर्धारित करता है, आप जमानत के तौर पर आपको जमा करना होगा। साथियों, इसके लिए आप अपनी पॉकेट को गर्म रखिए। अगर आप चुनाव की तैयारी में है या मैदान में है तो आप इतना दिमाग में रख लीजिए। उसके बाद 9वां जो है वो है, आप संतान की कोई बाध्यता नहीं, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। और शादी वाला भी मैटर यहाँ पे ध्यान से बताना चाहेंगे कि शादी वाला भी एक ऐसा कुछ नहीं है कि आपको शादीशुदा होना चाहिए अथवा आपके कितने बच्चे हैं, ये दोनों बातों की कोई बाध्यता यहाँ पे नहीं है। हाँ, 10वां, पिछले चुनाव का अगर आप खर्च का ब्यौरा आपने नहीं दिया है तो आप यथाशीघ्र जाकर अब आप पिछले चुनाव के खर्च का ब्यौरा दे आइए। उसके बाद मित्रों 10वां हो गया। 11वां, आप पिछली बार चुनाव लड़े थे तो आपने अगर वहां बकाया ऋण नहीं दिया है तो आप उस बकाया ऋण को भी दे आइए, अदा कराइए, नहीं तो आप संकट में पड़ जाएंगे मित्रों चुनाव लड़ेंगे तो। अब चर्चा हो जाए थोड़ा सा आरक्षण की। मित्रों, आरक्षण में क्या है, अगर पिछली बार जनरल था तो इस बार एससी होगा, ओबीसी होगा। अगर पिछली बार ओबीसी था तो इस बार एससी होगा। अगर पिछली बार एससी था तो इस बार जनरल होगा। ये अमूमन एक सिस्टम चला आ रहा है। तो ये इसका निर्धारण करने का काम किसका है, चुनाव आयोग का है। हाँ साथियों, ये सबसे गौरव की बात है कि पंचायती राज में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया गया है, जो लोकसभा और विधान सभाओं में नहीं है। तो आप साथियों अपना अच्छा होगा कि आप अपना पर्चा एक किसी अच्छे वकील से भरवाएं, या अगर आप खुद अच्छे वकील हो तो ये और अच्छी बात है, लेकिन पर्चा आप अपना भरवाएं तो किसी बढ़िया वकील को पकड़ के। नहीं तो साथियों आपका जो पर्चा है वो निरस्त हो जाएगा और विपक्षी चुनाव जीत जाएगा, आप देखते रह जाएंगे। जय हिंद साथियों।